यहाँ पे आप देखिएगा कि पुलिस कितनी लापरवाही से काम करती है। इतनी लापरवाही के साथ काम करने के बाद वो लोग किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। बताया जाता है कि 3rd डिग्री में उनके नाखून खींच दिए गए थे, उनको उल्टा लटका करके मारा भी जा रहा था। शादी करने के बाद वो अपने पिताजी को बताती है कि पापा जी मैंने दूसरी शादी कर ली है। जैसे ही वहाँ के एसएचओ को उसके बारे में पता लगता है तो वो इससे डिनाई कर देते कि नहीं, पुलिस से इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो सकती। दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन शादी को अभी 8 ही दिन हुए थे और आरती घर से गायब हो जाती है। पुलिस उस कंप्लेंट को दर्ज तो कर लेती है, लेकिन उस कंप्लेंट को उतना सीरियसली लेती नहीं है। जैसे ये खबर मीडिया में फैलती है तो पूरी मीडिया में पुलिस की बहुत ज़्यादा नाम खराब होता है। दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है गोपाल, एक का नाम होता है सोनू। दोनों सब्जी बेचने का काम किया करते थे। एक दिन वो दोनों एक गांव के गली मोहल्लों में सब्जी बेच रहे थे। सब्जी बेचते बेचते हुए घर के आगे रुकते हैं। उस घर से एक महिला निकलती है। वो आकर के उनसे सब्जियां खरीदना शुरू कर देती है। सब्जी खरीदते वक्त वो उनसे मोल भाव करना शुरू कर देती है। ये मोल भाव का सिलसिला लगभग 1.5 से 2 मिनट चलता है। इसके बाद वो महिला उनसे सब्जी लेकर के वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद गोपाल अपने दोस्त सोनू को एकटक होकर देखने लगता है। वो बोलता है सोनू को कि क्या तुमने इस औरत को ध्यान से देखा? ये हूबहू तुम्हारी वाइफ की तरह लगती है। ये बात सुनकर सोनू उसकी बात अनसुनी कर देता है। जिसके बाद गोपाल दोबारा बोलता है कि तुम मेरी बात पे ध्यान दे नहीं रहे क्या? मैंने अभी क्या कहा? ये जो औरत जहाँ से गई है वो बिल्कुल हूबहू तुम्हारी वाइफ की तरह लगती है। जिसके बाद सोनू बोलता है कि मैं तुम्हारी बात पे ध्यान क्यों दूं? जिसकी बात तुम कर रहे हो वो 7 साल पहले गुजर चुकी है। उसकी कत्ल के इल्जाम में मैं 18 महीने जेल बिता चुका हूँ। तुम्हें उसके चक्कर में 9 महीने की जेल हो चुकी है। और तो और पुलिस को इस केस को सॉल्व करने के लिए 15,000 का इनाम भी मिला है। तुम्हें शायद वहम हो गया होगा, छोड़ो, हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन गोपाल कहाँ सुनने वाला था। गोपाल सोनू के पीछे पड़ जाता है। वो बोलता है कि नहीं, तुम मेरी बात पे गौर करो, एक बार चल के इसको देखो, तुम्हें भी ये बिल्कुल तुम्हारी वाइफ की तरह लगेगी। अब गोपाल के इतना इंसिस्ट करने के बाद सोनू को भी लगता है कि शायद कुछ तो कुछ उसने देखा होगा, तभी ये इतना मेरे को फोर्स कर रहा है। फिर सोनू बोलता है कि चलो ठीक है, हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं। जब वो दोनों इस जांच पड़ताल में लग जाते हैं तो उनको इस बात की इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि हाँ, ये जो महिला है ये मेरी वाइफ ही है, पर ये यहाँ पे क्या कर रही है? इसके कत्ल के इल्जाम में तो मैं 7 साल पहले जेल जा चुका हूँ और पुलिस ने इस केस को सॉल्व भी कर दिया था, फिर आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? जब उसको देखने के बाद वो लोग वहां से थाने जाते हैं। थाने में जाकर के कंप्लेन करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम बिना सबूतों की बात नहीं करते, पहले सबूत लेके आओ, उसके बाद हमसे बात करना। असल में पूरी क्या कहानी थी बताऊंगा आपको इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं सर्वेश, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। तो इस कहानी को शुरू करने के लिए हमें समय में पहले जाना पड़ेगा। जगह थी राजस्थान। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में एक परिवार दर्शन करने के लिए गया था। उस परिवार में 3 सदस्य थे, सूरज, उर्मिला और आरती। सूरज जो कि अपनी वाइफ उर्मिला के साथ, अपनी बेटी आरती के साथ मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने के लिए आए थे। उनके दर्शन होने के बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं और खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। वहां की मार्केट में खरीदारी करते करते उनकी बेटी खरीदारी करने में सबसे आगे थी, क्योंकि वो मोल भाव अच्छा किया करती थी। एक दुकान पर वो लोग पहुंचते हैं। वहां पे 2 लड़के काम कर रहे होते हैं, गोपाल और सोनू। आरती उनसे खरीदारी कर रही होती है, मोल भाव कर रही होती है। तभी इसी बातचीत में उनकी आंखें लड़ जाती है, सोनू की और आरती की। उन दोनों को पहली नजर में प्यार हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों चुपके से एक दूसरे से उसी वक्त नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। नंबर एक्सचेंज करने के बाद उनकी बातें शुरू हो जाती हैं। बातों का सिलसिला लंबा चलता है। इस बीच उनके माता पिता को, आरती के माता पिता को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ दिन बातें करने के बाद आरती फैसला लेती है कि वो सोनू से शादी कर लेगी। आरती बिना बताए अपने माँ बाप को घर से निकल जाती है और सोनू से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। उनकी शादी को लगभग 1 हफ्ता हुआ था। दोनों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन शादी को अभी 8 ही दिन हुए थे और आरती घर से गायब हो जाती है। आरती के घर से गायब होने के बाद सोनू बिल्कुल बौखला जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अभी 8 ही दिन हुए हैं, आरती गई कहाँ। वो परेशान हो जाता है, परेशान होकर यहाँ वहां ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो हार जाता है तो थक हार के वो अपने ससुर जी को फोन करता है। फिर अपने ससुर जी को बताता है कि आपकी बेटी घर से गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, क्या आपके पास है क्या? ये बात सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? अभी मेरी बेटी को तुम्हारे घर गए 8 ही दिन हुए हैं और तुम कह रहे हो तुम्हारे घर से निकल गई? ऐसा कैसे हो सकता है? सूरज का रोना शुरू हो जाता है। रोते भी लगते सूरज पास के थाने में पहुंचते हैं। वहां जाकर के कंप्लेंट लिखवाते हैं। असल में सूरज मथुरा के वृंदावन में रहा करते थे। वृंदावन में उनका परिवार था जो कि सुखी सुखी रहता था। वहां पे कंप्लेंट लिखवाने के बाद पुलिस उस कंप्लेंट को दर्ज तो कर लेती है, लेकिन उस कंप्लेंट को उतना सीरियसली लेती नहीं है। आरती को लगभग गायब हुए 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसकी कंप्लेंट का कुछ भी नहीं होता। 6 महीने बाद भी पुलिस
कुछ जवाब नहीं देते हैं। दोनों का, इधर सूरज का और सोनू का हाल बुरा था, लेकिन पुलिस कुछ खास कार्यवाही कर नहीं रही थी। लेकिन अचानक एक दिन 6 महीने बाद मथुरा का ही एक जगह है गुर्रा नाम का, वहां पे एक महिला की लाश मिलती है। महिला की उम्र 28 से 32 साल के बीच बताई जाती है। उस लाश के पास जैसे ही मथुरा पुलिस पहुंचती है, वहां जाकर के उस लाश को अपने अंडर लेती है, ला करके फॉरेंसिक में दे देती है। उस लाश को आए हुए कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस लाश का कोई भी परिवारजन उस लाश को क्लेम करने नहीं आया था। एक दिन जैसे ही सूरज को पता लगता है कि यही पास के थाने में एक लाश मिली है लड़की की, और उसका कोई भी परिवारजन नहीं आया है क्लेम करने, तो उनको लगता है कि कहीं शायद ये उनकी बेटी तो नहीं है। सूरज फटाफट से थाने जाते हैं। थाने में जाकर के वहां पे देखते हैं और पुलिस को इस बात की सच्चाई बता देते हैं कि ये जो लड़की है ये मेरी बेटी ही है। उनकी बेटी का ये हाल देख करके, मृत देख करके उनकी दुनिया उजड़ जाती है। उनको यही लगता है कि उनकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने ही मार के फेंक दिया होगा। वो तुरंत कंप्लेन दर्ज करते हैं। कंप्लेन में वो सोनू को दोषी ठहराते हैं और साथ के साथ गोपाल का भी नाम एफआईआर में दर्ज हो जाता है उसका इस क्राइम में साथ देने के लिए। जैसे ही वृंदावन के पुलिस थाने में इस चीज की कंप्लेन दर्ज होती है, वहां की पुलिस तुरंत मेहंदीपुर के पुलिस से संपर्क करती है और उसके बाद सोनू और गोपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी होने के बाद उनको ऑल द वे वृंदावन लाया जाता है। वहां पे उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ शुरू होने के बाद शुरू में तो सोनू और गोपाल आनाकानी करते हैं सच्चाई बताने से, लेकिन कुछ समय बाद उनको 3rd डिग्री देना शुरू कर देती है पुलिस। बताया जाता है कि 3rd डिग्री में उनके नाखून खींच लिए गए थे, उनको उल्टा लटका करके मारा भी जा रहा था। अंत में पुलिस की क्रूरता से थक हार के वो लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। उनके जुर्म कबूल करने के बाद उनको कोर्ट सजा सुनाती है। कोर्ट की सजा सुनाने के लगभग 18 महीने बाद उनको बेल मिलती है। एक्चुअल में 9 महीने बाद गोपाल को बेल मिल जाती है इस क्राइम में साथ देने के लिए, और 18 महीने बाद सोनू को भी बेल मिल जाती है। हालांकि उन पर मुकदमा चलता रहता है, लेकिन उनको कुछ समय के लिए बेल मिल जाती है। उन लोगों को बेल तो मिल जाती है, लेकिन जब वो जेल से बाहर आते हैं तो उनकी दुनिया पूरी तरीके से उजड़ चुकी थी। वो लोग जहाँ पे काम कर रहे थे वहां से उनको निकाल दिया जाता है। उनका परिवार लगभग कर्जे में आ चुका था। बताया जाता है कि सोनू का परिवार तो लगभग 20 लाख कर्जे में आ चुका था। सोनू अपने घर का क्योंकि सबसे छोटा बेटा था, तो उसी की शादी होनी थी। उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसके बाद ये सारा कांड हो गया। इधर बात करें गोपाल की, गोपाल अपने परिवार में दूसरे नंबर का बेटा था। उसके पीछे लगभग 7 भाई बहन और थे, और गोपाल के जेल जाने के बाद इन सभी की जिंदगी खराब हो जाती है। बताया जाता है कि गोपाल की शादी फिक्स हो रखी थी। उसके बारात जाने से लगभग 14 दिन पहले ही पुलिस उसको उठा करके ले जाती है, और उसके जाने के बाद उसके बाकी भाई बहनों का रिश्ता भी रुक जाता है। अब क्योंकि उनका परिवार पूरी तरीके से कर्ज में आ चुका था, उन्होंने अपनी नौकरियां खो दी थी। दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे। जेल से तो निकल गए थे, लेकिन अब जेल से निकलने के बाद उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। थक हार के वो लोग शहर बदल लेते हैं। वो लोग शहर चुनते हैं लखनऊ। लखनऊ में जाकर के वो लोग सेम एक पंसारी की दुकान पर दोनों एक साथ काम करने लगते हैं, कुछ छोटी सी तनख्वाह में। काम करते करते कई दिन बीत जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं। बीतते बीते लगभग 7 साल हो जाते हैं। 7 साल बाद एक दोस्त उनका अचानक से उनके पास आता है दुकान में, आकर के बोलता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को देखा है। सोनू पूछता है किसकी वाइफ को? तो वो दोस्त बताता है कि मैंने सोनू तुम्हारी वाइफ को देखा है। ये बात सुनते ही दोनों गोपाल और सोनू हंसना शुरू कर देते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, वो मर चुकी है और ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, एक बार तुम मेरी बात सुनो और जा करके देखो। अब उसकी बात में सोनू को सच्चाई लग रही थी, तो वो दोनों गोपाल और सोनू डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इसको एक बारी वेरीफाई किया जाए। वो लोग पता करते हैं कि एक्चुअल में वो है कहाँ। तो पता लगता है कि लखनऊ के एक गांव में उसकी वाइफ जैसी एक महिला देखी गई है। अब वो लोग जब उस गांव के बारे में पता लगाते हैं तो पता लगता है वो गांव ऊँटों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे ऊँट की खरीद बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। उस गांव में वो लोग भेष बदल करके ऊँट का खरीदार बन करके जाते हैं। भेष बदलने के बाद वो जब वहाँ गांव में पहुँचते हैं तो उनको पता लगता है कि ऊँट की खरीदारी करना तो दूर, अगर आपको ऊँट को देखना भी है तो आपको 500 रुपये देना होगा। अब जैसे तैसे करके वो लोग 500 दे तो देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको वहाँ पे कुछ खास पता नहीं लग पाता है। ऊँट तो वो लोग खरीदते नहीं है। आसपास इसी बहाने गांव में घूमते हैं, लेकिन कोई भी उनका दिखता नहीं है। फिर भी वो लोग हार नहीं मानते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं क्यों ना कुछ दिन यहाँ पे रुका जाए, अगर उसने देखा है हमारे दोस्त ने तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। फिर वो लोग एक और प्लान बनाते हैं। जैसे तैसे उस गांव के अंदर ही ठेले का इंतजाम करते हैं, 2 ठेले का, और उसपे कुछ सब्जियां रखते हैं और सब्जी वाला बन के निकल जाते हैं। सब्जी वाला बनने के बाद उनके कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कुछ भी उनके हाथ नहीं लगता। एक आखिरी बार वो लोग कोशिश करते हैं और गाँव में एक आखिरी चक्कर लगाने की सोचते हैं। शाम का वक्त था, वो दोनों चक्कर लगा रहे थे गाँव में। लोग उससे सब्जियां खरीद रहे थे। दिन बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। आज भी उनको लग रहा था कि ऐसी कोई उम्मीद है नहीं कि वो हमें दिख जाए। लेकिन अचानक से घर से महिला बाहर आती है। बाहर आने के बाद उनसे सब्जियां खरीदती है।
और वो महिला और कोई नहीं बल्कि उसी की वाइफ थी। जैसे ही उनको ये चीज़ पता लगती है, दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि फटाफट से जाकर के पुलिस को बताएंगे कि ये तो जिंदा है। जैसे ही वो लोग वहां से जाते हैं ऑल द वे अपने राजस्थान मेहंदीपुर वापस, जहाँ पे उनका केस दर्ज हुआ था, वहां के एसएचओ को जाकर के बताते हैं कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, मैं जिसके कत्ल के इल्जाम में जेल गया था एक्चुअल में वो जिंदा है और इस जगह पे रह रही है। जिसके बाद एसएचओ साहब कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, जाओ पहले सबूत लेकर के आओ। अब वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि सबूत कहाँ से लाएं। थोड़ा बहुत दिमाग लड़ाने के बाद वो लोग सोचते हैं क्यों ना एक तरकीब लगाई जाए। इसके अनुसार वो लोग सरकारी कर्मचारी बन के उसके घर के सामने जाते हैं, सूट बूट पहन करके, टाई पहन के, बेल्ट पहन के और आई कार्ड लगा के वो लोग पहुंचते हैं सरकारी कर्मचारी बन के। वो लोग वहां पे जाकर के गेट खटखटाते हैं। गेट खटखटाने के बाद गेट खोलते हैं उस महिला के ससुर जी। ससुर जी जैसे ही गेट खोलते हैं तो ये दोनों अपना परिचय शुरू करते हैं। परिचय में लोग बताते हैं कि हम लोग सरकार की तरफ से आए हैं, सरकार सभी को बाथरूम और लैट्रिन बनाने के लिए लगभग 2 लाख रुपए दे रही है। जैसे ये बात उसके ससुर जी सुनते हैं तो वो कहते हैं कि 2 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, आमतौर पर सरकार 20 से 30 हजार रुपये दिया करती है। अब ये बात जैसे ही उसके ससुर बोलते हैं वो दोनों थोड़ा सा हिचकिचाने लग जाते हैं, लेकिन तुरंत थोड़ा सा दिमाग लगा के वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, एक्चुअली चीज क्या है कि आप सभी को अपनी आईडी प्रूफ देनी होगी, अपना नाम दर्ज कराना होगा, और सरकार ने एक लॉटरी निकालनी है जिसमें किसी एक लकी इंसान को 2 लाख का इनाम मिलेगा, बाकी सभी को 20-30 हजार रुपये तो मिलेंगे ही। 2 लाख का नाम सुनते ही उसके ससुर को लालच आ जाता है। वो तुरंत घर में जाते हैं, घर में जाकर के सबकी आईडी प्रूफ लेकर के आ जाते हैं। आईडी प्रूफ में वो लोग, जो दोनों गोपाल और सोनू थे, वो आधार कार्ड, उसकी फोटो और एड्रेस, इसके साथ साथ ये भी पूछते हैं कि घर में कौन कौन आता जाता है, महीने में आमतौर पर कितने मेहमान या रिश्तेदार आ जाते हैं। ये सारी डिटेल लेकर के वो लोग अपना वहां से चले जाते हैं। यहाँ पे उस महिला के ससुर को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनके साथ स्कैम हो चुका है। यहाँ पे ये दोनों सोनू और गोपाल सुखी सुखी निकलते हैं, जाके सीधा जाकर के एसएचओ के सामने सारे के सारे सबूत रख देते हैं कि ये देखिए, ये वही आधार कार्ड है, वही नाम है, वही शक्ल है जिसके चक्कर में हम जेल गए थे। एसएचओ साहब जैसे ये देखते हैं वो भी चौंक जाते हैं कि पुलिस इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। जब उनको पता लगता है कि एक्चुअल में जो केस दर्ज हुआ था, इनकी कंप्लेंट जहाँ दर्ज हुई थी वो वृंदावन में हुई थी, तो ऑल द वे वृंदावन कांटेक्ट करते हैं, वहाँ के एसएचओ से बात करते हैं। जैसे ही वहाँ के एसएचओ को उसके बारे में पता लगता है तो वो इससे डिनाई कर देते कि नहीं, पुलिस से इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि खबर वेरीफाइड थी, एक पुलिस ऑफिसर ही इस चीज़ की कंप्लेंट लेकर के आया था, तो उनको मजबूरन एक्शन लेना पड़ता है। एक्शन लेने के बाद वो लोग तुरंत उसके घर जाते हैं, उस महिला को गिरफ्तार कर लेते हैं। लक्ष्मी को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उसे पूछताछ करना शुरू करती है तो लक्ष्मी ऐसे ऐसे खुलासे करती है जिसे सुन के पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। लक्ष्मी बताती है कि मेरी शादी तो मैंने अपनी मर्जी से की थी सोनू से, लेकिन मैं खुश नहीं थी। बताया जाता है कि लक्ष्मी ने शादी के तुरंत बाद ही पैसों की डिमांड करना शुरू कर दी थी। उसकी डिमांड बढ़ते बढ़ते लगभग 50 हजार में पहुंच गई थी। एक दिन जब लक्ष्मी सोनू से पैसे मांग रही थी तो सोनू उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है, जिस चीज़ को लेकर उनमें अनबन होती है, और अगले दिन बिना बताए लक्ष्मी घर से निकल जाती है, बिना किसी को बताए। वहां से निकलने के बाद कुछ दिन वो यहाँ वहाँ भटकती है और फिर उसको कोई और लड़का पसंद आता है और उससे वो ब्याह रचा लेती है। शादी करने के बाद वो अपने पिताजी को बताती है कि पापा जी, मैंने दूसरी शादी कर ली है और अब मैं यहीं रहूंगी, खुशी सुखी रहूंगी। बट अब यहाँ पे आप एक बात गौर कीजिएगा कि यहाँ पे लक्ष्मी ने तो दूसरी शादी कर ली है, इसी बीच शादी करने से पहले पहले उसके पिता ने कंप्लेंट, मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी थी। जब उसके पिता को ये बात पता लग गई थी, लक्ष्मी के पिता को, कि कंप्लेंट मैंने लिख दी है मिसिंग की, लेकिन मेरी बेटी जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत है, ये बात जानते हुए भी उसके पिता ने कंप्लेंट वापस नहीं ली। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर था कि मेरी बेटी का जो दोबारा घर बसा है वो खराब ना हो जाए, इस चक्कर में वो कंप्लेंट वापस नहीं लेते हैं। इसीलिए जब 6 महीने बाद अचानक से खबर आती है कि एक महिला डेथ पाई गई है, तो उसके पिता दिमाग लगाते हैं और उसको अपनी बेटी घोषित कर देते हैं, जिसके बाद उन दोनों को जेल भी भिजवा देते हैं। यानी कि एक पूरी तरीके से रची रचाई कहानी थी, एक साजिश थी जिसका शिकार ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि पुलिस कितनी लापरवाही से काम करती है। इतनी लापरवाही के साथ काम करने के बाद वो लोग किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और इसके बारे में सोचते भी नहीं है। लोग यही सोचते हैं कि पुलिस अगर किसी चीज को देख रही है, जांच पड़ताल कर रही है, तो शायद सच ही सामने लेकर के आएगी, लेकिन पुलिस अपनी जिम्मेदारी सही से ना निभाते हुए, अपना बर्डन कम करते हुए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। जैसे ये खबर मीडिया में फैलती है तो पूरी मीडिया में पुलिस की बहुत ज्यादा नाम खराब होता है। जब ये खबर पूरी तरीके से मीडिया में फैल जाती है तो कोर्ट में उनका मुकदमा फिर से शुरू होता है और उनको अंत में बेगुनाह साबित कर दिया जाता है। बेगुनाह साबित होने के बाद वो लोग चैन की सांस लेते हैं और फिर आगे अपनी जिंदगी बिताते हैं। बात करें अगर इधर आरती की और उसके पिता को, तो इन दोनों को ही झूठे केस में फंसाने के लिए सजा मिलती है कोर्ट से। इस कहानी में आपने देखा कि कैसे किसी को भी झूठे इल्जाम में फंसा करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जा सकती है।
और तो और पुलिस भी कुछ खास कार्यवाही करती नहीं है। तो आप इन चीज़ों से सतर्क रहिए और सावधान रहिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को इमोशनली हर्ट करना या दुख पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।